नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 की वर्ग समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने प्रश्नावली 4.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया था और उसमें हमने समझा था कि वर्ग समीकरण किसे कहते हैं और वर्ग समीकरण किसको वर्ग समीकरण कहते हैं, उसकी शर्तें भी हमने उसमें चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने कुछ समस्याओं से वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं वो भी हमने प्रश्नावली 4.1 में कर लिया था। उसके बाद हम प्रश्नावली 4.2 आज स्टार्ट करेंगे और 4.2 में हम समीकरण के मूल ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो समीकरण के मूल और शून्य क्या होते हैं, आइए उसका हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आपके सामने एक वर्ग समीकरण लिखा x² - 3x + 2 = 0। ये एक वर्ग समीकरण, ठीक है। तो इसके शून्य क्या होंगे, तो शून्य या मूल भी बोल देते हैं और शून्य भी बोल देते हैं। तो यहाँ इस प्रश्नावली में हम मूल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर मूल की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे x बराबर, हम इसमें शून्य क्या होते हैं उसको हम समझते हैं या मूल क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि x के वो मान जिससे समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या इस समीकरण को वो संतुष्ट करे। तो संतुष्ट करे या शून्य हो जाए, बात एक ही है। जैसे हम इसमें x बराबर 1 रख दें, इस समीकरण में x बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 × 1 और +2। अब इसको हल करते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -3 और ये +2। अब यहाँ पर ध्यान दें कि -3 और 1 तो -2 हो जाएगा और ये +2, 2 माइनस का है, 2 प्लस का 0। मतलब x बराबर 1 रखने पर इस समीकरण का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो x बराबर 1 है वो इस समीकरण का क्या है, मूल है। समझ रहे बात। जैसे x बराबर हमने इसमें 1 रख दिया तो इसका मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो जैसे आप इसमें x बराबर 2 भी रख के देख लो, x बराबर 2 रख दिया हमने, मान लो, तो क्या हो गया, 2 का वर्ग -3 × 2 और +2। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और ये +2। यहाँ पर ध्यान दें, 4 में से 6 जाएगा, यहाँ जाएगा, ये इसमें से बचेगा -2 और ये +2। यहाँ पर ध्यान दें कि ये 2 से 2 गया फिर 0। मतलब x बराबर 2 रखने पर भी इस समीकरण का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ रहे हैं। x बराबर आपने 1 रखा जब भी इस समीकरण का मान 0 आ रहा है, x बराबर 2 रखा जब भी इस समीकरण का मान 2 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस का और प्लस का 4। यहाँ पर माइनस के 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और ये प्लस का 2, कट का 0। क्या x बराबर 3 पे यह 0 हो रहा है, चेक करते हैं। तो x बराबर 3 रख कर देख लो, इस समीकरण ये है, इसमें हम 3 रखेंगे तो x की जगह 3² -3x मतलब 3 × 3 +2। अब इसको सॉल्व करो आप, तो 3 का 9 -3 का 9 और प्लस का 3, तो 9 में से 9 गया, 0 बचा, तो यहाँ पर प्लस का 3 बचा। मतलब x बराबर 3 रखने पर ये 0 नहीं आ रहा। तो x के बेमान जिनको हम समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो समीकरण का मान अगर 0 हो जाए तो वो उसके मूल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि समीकरण, जो वर्ग समीकरण या जो द्विघात समीकरण रहता है, उसके 2 मूल रहते हैं। कितने मूल रहते हैं, द्विघात समीकरण के 2 मूल रहते हैं ना। क्या रहते हैं, 2 मूल। ये बात आप याद रखना कि द्विघात जो समीकरण रहता है उसके केवल 2 ही मूल रहते हैं, ठीक है। तो x के केवल ऐसे 2 ही मान रहेंगे इसमें, जैसे x बराबर 1 और x बराबर 2 पर इसका मान 0 हो गया इस वाले समीकरण का। तो मतलब इसके जो मूल हैं वो 1 और 2 हैं और इसके अलावा अब इसके मूल कोई से नहीं होंगे। मतलब इसके अलावा आप x का मान कुछ भी रख दो, इस समीकरण का मान आप शून्य नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब ये मूल ज्ञात कैसे करते हैं वो हम प्रश्नावली में समझते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 4.2 के पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना। क्या करना, गुणनखंड विधि से इसके क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है ना। मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। ये गुणनखंड विधि के बारे में मैंने आपको प्रश्नावली चैप्टर नंबर 2 द्विघात बहुपद में मैंने बताया था कि किस प्रकार हम बहुपद के गुणनखंडन विधि द्वारा उसके गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके शून्यक निकालते हैं। तो वास्तव में ये वही प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे। एक बात और आप ध्यान रखें कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है, तो गुणनखंड विधि अभी अपन यहाँ पर समझेंगे, और एक होती है सूत्र विधि। तो अभी गुणनखंड विधि इस प्रश्नावली में, इसके बाद 4.3 में आपकी सूत्र विधि है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, क्या दिया है आपको, x² - 3x और -10, ठीक, बराबर 0, ठीक है।
अब इस बात को अब आगे जो बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दें कि ये एक्स स्क्वायर वाला पद है और ये एक्स वाला पद है और ये बिना एक्स वाला मतलब अचर पद है। तो यहाँ पर इस समीकरण में कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो आपको करना क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांक का मतलब समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से गुणा हो रहा है उसको एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे, और एक्स का गुणांक किसे कहेंगे, जिस संख्या में एक्स का गुणा हो रहा है उसे एक्स का गुणांक कहेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर ये आपको रफ कार्य में मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आप गुणांक लिखिए, लिख दिया गुणांक। इसके बाद जो अचर पद है, आपको क्या दिख रहा है, इसके बाद क्या है आपका अचर पद है, तो उस अचर पद को लिख दीजिए। तो अचर पद गुणा करके यहाँ पर लिख दिया आपने। करना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करना है आपको। तो आपने एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद क्या आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 में 10 का गुणा होंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। करना क्या है आपको, अब एक बार और सुन लें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का हम गुणा करके देखेंगे। तो हमने गुणा करके देख लिया, क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, अब आपको ये देखना है, आपको समीकरण जो आपको दिया है उसमें जो अचर पद है, अचर पद आप देखें कौन है, इसमें अचर पद क्या है, 10 है। तो अचर पद का आपको चिन्ह देखना है। यहाँ पर अचर पद का आप चिन्ह देखें तो यहाँ पर अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस है। क्या है, अचर पद का चिन्ह माइनस है। आपने सबसे शुरू में क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा किया तो आपका 10 आया, और उसके बाद आप चेक कर रहे हैं कि जो अचर पद है उसका चिन्ह क्या है। तो अचर पद का चिन्ह यहाँ पर आप ध्यान दें कि अचर पद का चिन्ह माइनस का है। क्या है, ऋणात्मक है अचर पद। तो अचर पद अगर ऋणात्मक है तो आपको 10 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, 10 के ऐसे 2 टुकड़े करना है। अगर ऋणात्मक है अचर पद, अगर ऋणात्मक है तो आपको 10 को ऐसे 2 टुकड़े करना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। एक्स के गुणांक की बात कर रहा हूँ, घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पर फिर से 10 आ जाए, ठीक है। तो अचर जो हमने गुणा करके जो संख्या प्राप्त की 10, उसको ऐसे 2 टुकड़े करना, उसको ऐसे 2 गुणांकों में बांटना है कि घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर ये ऋणात्मक है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो वास्तव में वो ये बोल रहा है कि आप 10 के गुणनखंड करिए और फिर उसके बाद देखते हैं। हम यहाँ पर 10 के गुणनखंड करते हैं, तो आप गुणनखंड विधि जानते होंगे। सबसे पहले ये 2 से जाएगा और 2 पंजे 10 और फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है, और 1 इसका गुणनखंड, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमने 10 के जो गुणनखंड किए वो क्या है, 2 गुणित 5 गुणित 1, ठीक, 1 मत लिखो अभी, है ना, 1 की जरूरत पड़ेगी उसको बाद में देखें। तो हमने 10 के जब गुणनखंड किए तो आपको पता चला कि यहाँ पर 2 गुणित 5 आया। अब 10 के 2 टुकड़े हो गए, क्या हो गया, 2 गुणित 5 के रूप में हमने 10 के 2 टुकड़े कर दिए। क्या अब हम इन दोनों टुकड़ों को देखेंगे कि इन दोनों टुकड़ों को घटाने से 3 आ रहा है, तो 5 में से 2 जाएंगे तो घटाने पर 3 भी आ रहा है, मतलब हमको इन्हीं टुकड़ों की ज़रूरत थी। अब इन टुकड़ों से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें कि आपको समीकरण, या आपको ये दिख रहा है, आपको समीकरण का पहला पद मतलब एक्स स्क्वायर और आखिरी पद -10, इसको वैसे ही का वैसा लिखना है। परिवर्तन जो करना है वो आपको जो बीच वाला पद है इसमें करना है, ठीक है। तो बीच वाले पद का माइनस का चिन्ह तो आप वैसे ही का वैसा लिख दीजिए, और यहाँ पर आप कोष्टक लगा दीजिए। अब आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 - 2, क्या लिख सकते हैं, 5 - 2, 3 को 5 - 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 3 लिखा है उसको 5 - 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने 3 के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए कि घटाने पर, तो घटाने 10 के ऐसे 2 टुकड़े किए हैं कि घटाने पर तो 3 आएगा और गुणा करने पर 10 आएगा। तो वो टुकड़े क्या है, 5 और 2, और ये माइनस का चिन्ह आपको प्रश्न में ही दिया था वो लगा दिया, और यहाँ पर जो 3 को हमने 5 - 2 लिख दिया, और जो x है उसको x का x हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और जो माइनस का 10 है वो अपना वैसे ही के वैसा रहेगा, -10 = 0, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। किया क्या हमने सबसे पहले किया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा और अचर पद देखे। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा किया तो आया क्या, 10 आया, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि जो 10 है, मतलब ये अचर पद है, जो समीकरण 10 की बात नहीं कर रहे, ये वाले 10 कि जो अचर पद है वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है। अगर वो ऋणात्मक है तो हम 10 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि घटाने पर 3 आना चाहिए, अगर धनात्मक होता तो जोड़ने पर आना चाहिए था। तो वो आगे प्रश्नों में और समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऋणात्मक है, तो हमको 10 के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने 5 × 2 के रूप में 10 के टुकड़े कर लिए, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। और उसके बाद हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह, 3 की जगह हमने 5 - 2 लिख दिया, और ये एक्स का एक्स है और ये माइनस का 10 है। अब आइए आप समझना आप क्या करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें
कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस। अब इसके बाद आप ऐसा मत कर देना कि 5 में से आपने 2 घटा दिया और फिर से आप 3x पे पहुंच जाएंगे, तो आप मतलब उल्टी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अभी इस तरीके से सेट किया कि अभी इसको हल नहीं करें। अभी आपको करना क्या है कि जो बाहर x दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, x कोष्टक के बाहर और माइनस है, तो x और माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 का x में गुणा होगा तो 5x होगा और माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि है, ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बताई है, क्योंकि इसके बाद आप डायरेक्ट, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं कि -5x में से प्लस का 2x जाएगा तो 3x ही बचेगा और 5 में 2 का गुणा आएगा तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें। तो यहाँ पर ये हो गया, x का हमने अंदर गुणा कर दिया। अब आपको इस स्टेप को समझना है कि यहाँ पर देखें, ये 2 पद दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये 2 पद दिखे आपको, और आप ये 2 पद देखें। इन 2 पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जिस संख्या को कॉमन लेते हैं या जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, इन दोनों पदों में से x कॉमन लिया तो x का भाग जाएगा पहले पद में x स्क्वायर में तो x बचेगा, दूसरे पद में जाएगा, दूसरे पद में तो एक ही x है तो x - 5 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगले 2 पद देखते हैं। तो अगले 2 पद में 2x है और 10 है, तो 2 में 2 का भाग भी जाता है और 10 में भी 2 का भाग जाता है, मतलब इस पद में भी 2 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस का 2 लिखिए, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2x में तो x बचेगा और ये 2 पंजे 10 बचेगा बराबर 0, ठीक है। ये स्टेप आप समझ गए होंगे, हमने x कॉमन ले लिया। अब इस स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेप में कॉमन लेने के बाद जो कोष्टक के अंदर बचेगा वो दोनों का समान ही बचना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने जो पूरा क्रिया विधि की है इसको समान करने के लिए ये की है, तो ये समान ही बचना चाहिए। अगर आपका ये समान नहीं बच रहा तो आपने कुछ गलत किया, तो आप ये बात ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखें कि एक पद ये है और एक पद ये पूरा ये है। अब इन दोनों पदों में से x - 5 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x - 5 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो x - 5 कॉमन आया तो यहाँ तो बचा आपका x और यहाँ बचा आपका 2 और बराबर में आपका 0 चल रहा है, ठीक है। अब सवाल के हम अंतिम चरण में पहुंच ही चुके हैं। हमने x स्क्वायर - 3x - 10 बराबर के 2 गुणनखंड कर लिए हैं। एक तो x - 5 है और एक x + 2 है। x - 5 और x + 2 का अगर आप आपस में गुणा करेंगे तो आप फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसके गुणनखंड है। जैसे हम एक देखते हैं कि एक संख्या है 6 है, तो 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 1। तो हमने 6 के गुणनखंड कर लिए कि इसके 3 गुणनखंड हैं, 1 2 3। अब इन तीनों गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं तो फिर से हम 6 में पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार जो आपको समीकरण दिया उसके गुणनखंड हमने ये किए हैं, अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो हम फिर से वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये गुणनखंड है और ये गुणनखंड करने का पूरा तरीका है समीकरण को, वर्ग समीकरण को किस प्रकार गुणनखंडित करते हैं। अब गुणनखंड के बाद आपको देखें, अब इस समीकरण पर थोड़ा विचार करते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है कि x - 5 और x + 2 का आपस में गुणा किया जाए, x - 5 और x + 2 का आपस में गुणा किया जाए तो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। देखो गुणा करने पर 0 के बराबर आने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उनमें से एक संख्या 0 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक संख्या 0 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब x - 5 0 हो या x + 2 0 हो, ठीक है, उनमें से एक संख्या 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस समीकरण से हम निष्कर्ष लिखा है कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ x - 5 बराबर क्या है, 0 है। अगर x - 5 बराबर 0 हो तो ये समीकरण संतुष्ट होगा, क्योंकि हमें x के वही मान ज्ञात करना है जिससे समीकरण संतुष्ट हो। तो x - 5 बराबर 0 है, तो x - 5 की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 को गुणा x + 2 में होगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। तो हम x - 5 बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो समीकरण का एक मूल तो ये निकल गया। अब x - 5 को 0 मान लिया तब भी इसका मान 0 आएगा, और x + 2 को 0 भी मान लो तब भी इसका मान 0 आएगा। मतलब x प्लस यहाँ करके यहाँ लिख दो, अथवा x + 2 बराबर भी क्या है, 0 है। या तो x - 5 0 है या x + 2 0, क्योंकि x + 2 की जगह अगर आप 0 रखेंगे तब भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो x का मान क्या है, 2 उस तरफ जाएगा तो -2। तो इस प्रकार आप देखें ध्यान से कि हमने मूल ज्ञात कर लिए हैं कि x - 5 और x - 2 पर इस समीकरण के मान 0 होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः मूल क्या है, मूल 5 व -2 हैं।
अभी एक बात और समझना है आपको कि मूल का मतलब मैंने यह बताया था कि ये क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। मूल और शून्यक एक ही बात है। अगर x बराबर 5 और x माइनस 5 इसके मूल हैं तो हम इसमें x बराबर 5 रखेंगे तब भी इसका मान 0 आएगा, और x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तब भी इसका मान 0 आएगा। आइए हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं कि हम क्या रख देते हैं इस समीकरण में, x बराबर 5 रख देते हैं। ठीक, तो ये समीकरण है, x की जगह 5 रखो तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणित 5, ये केवल आपकी समझ विकसित करने के लिए है ना, और माइनस का 10, ये हमने समीकरण में मान रख दी। अब इसको हल करेंगे कि क्या 0 आएगा कि नहीं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये तो 25 हो गया, और ये 5 15 हो गया, और ये माइनस का 10। अब यहाँ पर आप फिर से ध्यान दें कि ये 25 है, और ये माइनस का 15 और माइनस का 10, तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25 है, तो दोनों घट जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर हमने 5 रखा तो x बराबर 5 इसका मूल्य है। क्या x बराबर -2 रखने पर इस समीकरण का मान 0 आ रहा है, तो हम रख के देख लेते हैं। तो x बराबर -2, तो x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर -3 गुणित -2 हो जाएगा x की जगह, और फिर -10। क्या इसको हल करने से 0 आ रहा, तो हल करते हैं। तो 2 का तो 4 हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 हो गया, और माइनस का 10। तो यहाँ पर 4 और 6 फिर से 10 हो गए, और ये माइनस का 10 पहले ही से है, ये हट के 0 आ गया। तो बात समझ रहे हैं ना। तो समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने का तरीका यही है, और इसी तरीके से हम मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है, तो इसके साथ साथ आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें भी आपको गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड मूल ज्ञात करना, तो कैसे करें। तो क्वेश्चन दिया 2x² + x - 6 = 0। तो क्वेश्चन दिया 2x² + x - 6 = 0, तो आपको इसके गुणनखंड करना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो x² वाला पद है उसका गुणांक क्या है, तो उसका गुणांक है 2। ठीक है, और जो अचर पद है उसका अचर पद वो क्या है, वो 6 है। तो इन दोनों का हम गुणा करके देखेंगे तो क्या आया आपका, 12 आया। x² का गुणांक 2 था और अचर पद 6 था, तो इन दोनों का हमने गुणा करके देखा तो ये क्या आया, 12 आया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो अचर पद है वो माइनस का है कि प्लस का है, तो वो क्या है, माइनस का है। क्या है, माइनस का। तो इसका मतलब ये है कि 12 के ऐसे 2 टुकड़े करना है आपको, ऐसे 2 गुणनखंड चुनना है 12 के, कि जिनको, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, कि घटाने पर तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है। तो घटाने पर 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम देखें तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं। आप देखो कि आपने 2 से किया 6 बार गया, फिर 2 से किया 3 बार गया, फिर 3 से किया तो 3 एकम 3। तो जो 12 के गुणनखंड है वो 2 गुणित 2 गुणित 3 है। ठीक है, इसके ये गुणनखंड है। अब इन दोनों गुणनखंड आप देखते हैं कि यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुणित 3 लिखने से आप ये हो जाएगा कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमने इसके गुणनखंड इस प्रकार सेट कर लिए। अब इसमें जो x है इसको इस प्रकार सेट करना है। आप यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका 2x² है, और यहाँ पर जो अंतिम पद है, अंतिम पद को आप वैसे ही वैसे लिख दीजिए, और बराबर में आपका ये 0। ठीक है, अब x है तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाया आपने, और x की जगह 1 लिखा है, तो 1 को आप 4 - 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 और इंटू x। तो ये हमारा पूरा पद टूट गया, -6 = 0। ठीक है, क्या लिख दिया, 2x² + x - 6 लिखा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, 2x², ये प्लस का चिन्ह, और x का गुणांक 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 4 - 3 x - 6, और 4 - 3 हमने कहाँ से लाए कि x² का जो गुणांक है वो और अचर पद है, उन दोनों को गुणा किया तो 12 आया। और 12 को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि जो x है, x का जो गुणांक है, घटाने पर वो आना चाहिए, क्योंकि जो अचर पद है माइनस का, इसलिए वो घटाने पर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये टूट गया। अब इसको जो पिछला सवाल किया था उसी तरीके से करेंगे कि ये 2x² है, और ये x का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा आपका, और x का इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3x और माइनस का 6 = 0। ठीक है, अब इन दोनों पद में से कुछ कॉमन लेना और इन दोनों पद में से कुछ कॉमन लेना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें तो x इसमें भी, x इसमें भी, तो x तो कॉमन ही आएगा, उसके साथ साथ 2 इसमें भी, और 4 है तो 2 से भाग जा रहा है, मतलब 2 इसमें भी। तो इसका मतलब यहाँ से आपके 2x कॉमन आएंगे। तो 2x जैसे ही कॉमन आया
तो इधर तो एक x बचा और इधर से x तो गया तो x तो खत्म, यहाँ पर 4 बचा और 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब अगला पद है, तो इसमें अगला पद आप ध्यान से देखें कि 3x इसमें है और 6 इसमें, मतलब 3 तो इन दोनों में कॉमन आ ही रहा, क्योंकि दोनों ऐसी संख्या है इसमें 3 का भाग जाता है, और 3 के साथ साथ दोनों संख्या माइनस की हैं। अगर दोनों संख्या माइनस की हैं तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस जैसे ही कॉमन ले लिया तो दोनों संख्या प्लस की हो जाती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें 2x x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, मतलब दोनों में x प्लस 2 फिर से आ गया, तो x प्लस 2 को आप फिर से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x प्लस 2 आ गया आपका, और x प्लस 2 जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x बचा और माइनस का 3 बचा और बराबर 0। तो ये आपका समीकरण पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब इस समीकरण पे हम यहाँ आके हम विचार करते हैं कि x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इस समीकरण के क्या है, गुणनखंड है, तो इसको गुणनखंडित तो हमने कर दिया। अब इस गुणनखंड को हम समीकरण के आधार पर इनको 0 मानते हैं। कैसे मानते हैं कि x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इन दोनों संख्याओं का जो गुणा करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 आता है तो इसका मतलब उनमें से एक संख्या 0 अवश्य होगी। तो हम वही मानते हैं कि यहाँ स्पष्ट है, या यहीं लिख सकते हैं, या स्पष्ट है, ऐसा भी लिख सकते, स्पष्ट है कि x प्लस 2 बराबर क्या है, 0 है। अगर x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या है, माइनस का 2, मतलब आपको एक मूल पता चल चुका है, माइनस का 2 है। इसके बाद अथवा x प्लस 2 बराबर 0 नहीं, इसके अलावा अगर 2x माइनस 3 बराबर भी अगर 0 है, नीचे लिख दे रहा हूँ, अथवा करके यहाँ से लिख दीजिए आप, अथवा 2x माइनस 3 बराबर भी अगर आप 0 मान लें तब भी इस समीकरण को वो संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो x इस समीकरण के जो मूल है वो क्या है, मूल क्या क्या है, यहाँ मूल क्या 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 है, एक तो क्या है, माइनस का 2 व 3/2 हैं इसके मूल। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन दिया √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 को गुणनखंड करके इसकी मूल ज्ञात कीजिए। तो √2x² दिया है आपको, ठीक है, प्लस का 7x दिया है और प्लस का 5 √2 दिया है बराबर 0। ठीक, अब इसके गुणनखंड करना। अब इसमें क्या है कि √* आ गया, इसलिए आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चलना है। करना क्या है कि x² का जो गुणांक है उसको लिख लेंगे। x² का गुणांक क्या है, √2, और उसके बाद जो अचर पद है उसको लिख लेंगे। तो अचर पद क्या है, 5 √2। अब इन दोनों का आपको गुणा करना, तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो √2 का √2 में गुणा होगा तो √√ हट जाएगा, तो यहाँ पर खुल के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 तो वैसे ही का वैसा, और √2 का गुणा 2 में हुआ तो ये खुल के आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब अब आपको 10 मिल गया है। आपने x² का गुणांक √2 और अचर पद 5 √2 का गुणा किया तो आपको 10 आ गया। अब आपको देखना है कि जो अचर पद है वो प्लस का है या माइनस है। तो यहाँ पर आप देखें कि अभी तक हमने दोनों प्रश्नों में माइनस माइनस था, लेकिन इसमें क्या है, प्लस का है। तो ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, ये आपने देख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान दें कि जो x है उसका गुणांक 7 है। आपको दिख रहा है x का गुणांक क्या है, 7 है। अब आपको 10 को इस प्रकार तोड़ना है कि प्लस का चिन्ह है, इसलिए जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसको 5 × 2 में तोड़ दो आप डायरेक्ट। 5 × 2 में आप तोड़ेंगे तो जोड़ने पर 7 आएगा और गुणा करने पर 10 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखें इसको कि आपका क्या हो गया जी, √2x तो वैसे ही कि वैसा 2x², तोड़ना किसको, इस 7 को, तो ये प्लस का चिन्ह वैसे ही 7 को आप लिख रहे हैं 5 + 2, और ये x का चिन्ह वैसे ही का वैसा, और यहाँ पर क्या बचा, 5 √2 बराबर 0। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। हमने 7 को क्या लिख दिया, 5 + 2 x, और ये 5 + 2 कहाँ से आया, हमने ये पूरी प्रक्रिया फॉलो की जिसके आधार पर 5 + 2 आया। अब आपको इसको देखना नहीं है, अब आप इसको देखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर √2 लिखा है तो √2x², और इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस 2x और प्लस 5 √2 बराबर 0। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको कॉमन कैसे लेना वो हम देखते हैं। तो कॉमन ऐसे लेना है कि आपको 2 पद बनाना। तो पहला पद, 2 पद ये हैं, और इसके बाद अगले 2 पद ये हैं। लेकिन इसमें 2 पद आपको दिए हैं,
आप थोड़ा एक्स्ट्रा वो लिख लीजिए। इसमें करना क्या है कि √2x² है और प्लस 5x है। यहाँ पर जो 2x लिखा है उसमें को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × 2x + 5√2 बराबर 0। ठीक है, ये 2x लिखा है, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया √2 × 2x। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से आप √2 कॉमन लेंगे, क्यों उसको कॉमन लेना जरूरी है। तो कॉमन लेंगे तो एक अंडर जाएगा तो एक बचेगा। यहाँ 2 से कॉमन लेते तो आपको थोड़ा समझ में कम आता। अगर आपको समझ में आता तो आप इस स्टेप को ना लिखते। अब हम इनमें कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। तो आपने कॉमन देखा तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ गया। तो आपने x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? √2 तो है ही, और x 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, और प्लस अब देखते हैं, यहाँ पर देखें कि √2 + 5√2, तो यहाँ पर √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? तो एक √2 गया तो एक बचा, तो √2x, और यहाँ पर 5 अकेला बचा क्योंकि √2 तो आपका कॉमन में चला गया। तो ठीक, तो ये इस प्रकार हमने इनको कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद पता है कि ये वाला पद इस पद के बराबर आता है, क्योंकि हम पूरा सेट इसी प्रकार करते हैं कि ये पद इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके बाद आप देखें कि इस पद को ही कॉमन ले लेते हैं, तो √2x + 5 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x और प्लस √2 और बराबर 0। अब आपका समीकरण इसी स्थिति में आ गया कि इनमें से हम एक एक करके 0 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कराना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि स्पष्ट है कि √2x + 5 बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये आपने मान लिया। इसके बाद देखें कि √2x बराबर आपका क्या आया? -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 उस तरफ जाएगा, और आपको मान निकालना है x का, तो √5 -5/√2, तो ये आपका x का मान आ गया, मतलब आपका एक मूल आ चुका है। इसके बाद आप अथवा करके दूसरा मूल्य भी निकाल सकते हैं कि अथवा x + √2, इसको आप 0 के बराबर माने, तो x बराबर -√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके समीकरण के 2 मूल क्या हैं? ये हैं। तो आप लिख दीजिए कि मूल कौन कौन से हैं। यहाँ मूल एक तो -5/√2 है, व -√2 है। तो ये इस प्रकार आपने मूल निकाल ली। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 100x² - 20x + 1 बराबर 0 है। तो आपको गुणनखंड करना, और गुणनखंड विधि के बाद गुणनखंड करने के बाद इसके मूल ज्ञात करना। तो प्रक्रिया वही है कि यहाँ पर देखें कि x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक यहाँ पर तो 100 है, आपको दिख रहा है कि x² का गुणांक क्या है? 100 है। और उसके बाद अचर पद क्या है? तो अचर पद यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अचर पद तो 1 है, तो 100 और 1 का गुणा करेंगे तो आपका 100 आ गया। ठीक, तो ये हमने गुणा करके देख लिया, क्या आ गया? 100 आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर 20 है, और अचर पद क्या है? प्लस में, मतलब जोड़ने पर। तो 100 के ऐसे 2 टुकड़े करो आप। 100 के क्या करना? आपको ऐसे 2 टुकड़े करना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए 100। तो 100 के ऐसे 2 टुकड़े हैं 10 × 10, 10 × 10 हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 × 10, 10 में 10 का गुणा करते हैं 100 आता है, और 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हल करने। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? 100x² तो है ही, माइनस 20 है, 20 की जगह आप लिख सकते हैं 10 + 10 × x + 1। ये आपका समीकरण टूट चुका है। अब इसके गुणनखंड होने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। अब आप क्या करते हैं कि ये 100x² आप वैसे ही का वैसा लिखा रहने दीजिए। ये x का गुणा और माइनस का गुणा अंदर कर दीजिए। ये हो जाएगा -10x, और ये भी क्या हो जाएगा? -10x, और प्लस का 10, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दें कि जो बीच वाली स्टेप दिख रही है, ये स्टेप है, और इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है। ये तो जिनको कम आता है उनके लिए है। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि हमने 20x को क्या लिख दिया? 10x, और 10x लिख दिया। ठीक है, अब इसको वरांगे हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, x इसमें भी कॉमन आ रहा है। इसके बाद 10 इसमें भी कॉमन आ रहा है, मतलब इन दोनों पदों से आपका 10x कॉमन आ गया। ठीक, क्या आ गया? 10x कॉमन आ गया। तो 10x कॉमन आया तो यहाँ 10x ही बचा, क्योंकि एक x है, और 100 का एक 10 बचा। ठीक, और यहाँ पर 10x चला ही गया तो यहाँ पर माइनस का बचा, 10x - 1। ठीक है, अब इसके बाद अगला पद देखते हैं कि ये 10x है, और
और ये +1 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि जो x वाला पद है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, वो प्लस का ही होना चाहिए। तो हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक से सब में भाग चला जाता है। तो जिन संख्याओं का भाग जाता है जिन पदों में, उन पदों से उस संख्या को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है, और कोई संख्या कॉमन नहीं रहती तो 1 कॉमन रहती। और यहाँ पर ये माइनस का नहीं होना चाहिए 10, तो ये माइनस का नहीं है, तो हमने माइनस का कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर ये प्लस का 10 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये 10x - 1 है और ये 10x - 1 है। तो यहाँ पर 10x - 1 कॉमन आ रहा है, तो 10x - 1 कॉमन है। और यहाँ पर क्या बचा, 10x ही बचा, और यहाँ पर माइनस का 1 बचा और बराबर का 0। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से 10x - 1 और 10x - 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 10x बचा और यहाँ पर 10x - 1 बचा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसके जो दो गुणनखंड है वो आपस में बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी 10x - 1 है और 10x - 1 है, तो आप उस पर ध्यान ना दें, उसकी आगे कुछ समझेंगे कि बराबर कब आते हैं, उसकी अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ करते हैं कि स्पष्ट है कि 10x - 1 क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 10x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 आएगी। तो ये तो आपका x का 1 मान आ गया। अब x का दूसरा मान क्या आएगा, दूसरा मान भी यही आएगा, क्योंकि इसके दोनों जो मूल हैं वो बराबर हैं। तो आप अथवा करके लिख ही दीजिए कि 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से भी x बराबर क्या आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अतः इस समीकरण के मूल क्या हैं, समान हैं या बराबर हैं। मूल बराबर हैं जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार, मतलब 1/10 और 1/10 इस प्रकार हैं। क्या, कौन कौन से, 1/10 व 1/10। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर पहले का अंतिम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन दिया है आपको 2x² - x + 1/8 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल आपको ज्ञात करना दिया क्या है, 2x² - x प्लस का 1/8 बराबर 0। तो आपको इसके मूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये समीकरण क्या है, थोड़ा बटे में दिया है, तो इस बटे को हटा लेते हैं। तो बटे को हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का एलसीएम ले लें, या ऐसा कर लें कि जो बटे में है उसका गुणा दोनों पक्षों में कर दें। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण के, आप लिख दीजिए समीकरण के दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे तो ये बटे वाली संख्या हट जाएगी। तो करते हैं, तो दोनों पक्षों में करेंगे, मतलब 2x² में भी करेंगे तो ये 2x² क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। माइनस x में भी करेंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। और प्लस 1/8 में अगर आप 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा। और ये आपका जो समीकरण बना वो प्रॉपर तरीके से वर्ग समीकरण बन गया है। अब इस वर्ग समीकरण के आपको गुणनखंड ज्ञात करना, और गुणनखंड ज्ञात करना मैंने आपको अभी बताया है। तो आपको करना क्या है आप एक बार और सुन लीजिए कि जो x² है उसका गुणांक देखेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, 16 है। उसके बाद जो अचर पद है उसको देखेंगे तो यहाँ पर अचर पद 1 है, तो 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अचर पद प्लस का है कि माइनस का, तो यहाँ पर ध्यान दें कि अचर पद प्लस का है। तो अचर पद प्लस का है तो हम फिर x का गुणांक देखते हैं कि x का गुणांक यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 16 के ऐसे दो गुणनखंड करना जिनको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि अचर पद प्लस का है। तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसके दो गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 4 × 4 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 4 × 4 हो रहे हैं, क्योंकि 4 में 4 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखें कि 16x² आपका है, ये माइनस है, और इसको लिख सकते हैं 4 + 4, और ये आपका x है और ये प्लस का 1 है बराबर 0। अब इसको और आगे हल करते हैं तो क्या होगा, 16x², x का अंदर गुणा करेंगे तो 4x, और फिर माइनस का 4x, क्योंकि माइनस भी है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है इन दोनों। क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी, x इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4x कॉमन आ रहा है। 4x आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1x बचेगा और 4 भी बचेगा, क्योंकि 4 × 16, और यहाँ पर पूरा 4x गया तो 4x - 1। अब यहाँ पर ध्यान दें कि x वाला पद माइनस का है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर पहला पद माइनस का है तो हम माइनस का 1 ही कॉमन लेंगे।
तो ये पहला पद हो जाएगा प्लस का और दूसरा पद हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर देखें तो यहाँ पर 4x - 1 फिर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 4x - 1 ही बच रहा है। तो यहाँ पर देखें कि इस समीकरण के जो गुणनखंड 2 निकले हैं वो दोनों गुणनखंड बराबर हैं, इसका मतलब इसके मूल भी बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट है, क्या लिख देंगे कि 4x - 1 बराबर क्या है 0 है, तो 4x बराबर क्या है 1 है और x बराबर क्या है 1/4 है। दूसरा भी लिख दीजिए, अथवा यही है दूसरा भी है ना, क्या है 4x - 1 बराबर 1 है, तो x बराबर क्या है 1/4 है। तो यहाँ पर एक मूल ये है, एक मूल ये है। तो यहाँ पर अतः करके आप यहाँ लिख के बता देता हूँ, अतः इस समीकरण के मूल क्या है बराबर है, जो कि इस प्रकार, जो कि 1/4 व 1/4 हैं। तो इसके दोनों मूल क्या है बराबर। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये हमारे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवाल थे। उसके बाद हम कुछ और सवाल देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 दूसरा भी करेंगे। अभी हम प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6वां कर लेते हैं। उसके बाद हम आखिरी में जो दूसरा प्रश्न बचेगा उसको कर लेंगे। दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है ना। हमको दो संख्याएं बताना है जिनका जोड़ने पर तो 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो ऐसा करने के लिए आपको एक वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा और वर्ग समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं को आपको मानना पड़ेगा कि संख्या क्या क्या है। तो हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्या माना कि दो संख्या ज्ञात करना, तो उनमें से एक संख्या मान लेते हैं। माना कि एक संख्या क्या है x है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या क्या होगी 27 - x होगी। ये कहाँ से आया अभी समझा रहा हूँ ना, 27 - x होगी, है ना। एक संख्या हमने x मानी तो दूसरी संख्या प्रश्न अनुसार 27 - x होगी, क्योंकि प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से दिया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अगर योग 27 है तो एक हम x मानेंगे तो दूसरी क्या मानेंगे 27 - x। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे दो संख्याएं जिनका योग 27 है, तो अगर आप एक संख्या को 14 मान लेंगे, मान लो एक संख्या क्या है 14 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 - 14 होगी। क्या होगी 27 - 14 होगी, मतलब दूसरी संख्या 13 होगी। समझ रहे बात। जैसे दो संख्याओं का योग आपको स्पष्ट रूप से दिया है, तो एक संख्या मान लो आपने एक संख्या जो मानी है वो तो आप लिखेंगे और दूसरी संख्या जो योग दिया उसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। तो एक हमने x मानी और दूसरी 27 - x मानी, तो x और 27 - x को आपस में जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। हमको इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से ही करना है, ठीक है। तो मान लिया, अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न में क्या दिया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर, पुनः प्रश्न अनुसार आप लिखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर, क्योंकि गुणनफल दिया तो ax - 27 x कोष्टक -27 - x बराबर 182। ठीक, ये लिख दिया। क्या लिख दिया, ax कोष्टक में 27 - x, इनका गुणा करने पर 182 आएगी। तो ये आपका एक वर्ग समीकरण बन गया है। अभी इसको और हल करेंगे तो ये वर्ग समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो आप x का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 27x और x का अंदर गुणा करेंगे तो x² बराबर 182। ठीक है। तो आप वर्ग समीकरण बना रहे हैं तो वर्ग समीकरण में आपको जो x² है उसको प्लस का करना पड़ता है, तो प्लस का ही रहना चाहिए x²। तो x² को उधर ले जाते हैं और 27 को उधर ले जाते हैं, तो x² उधर गया तो प्लस का हो गया, 27 को उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया और उधर पहले ही से
182 है और बराबर में 0। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। इस पूरे को उधर ले गए और 182 पहले ही से उधर प्लस का है तो ये हो गया और हमने इसको पलट कर लिख दिया, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमको ये वर्ग समीकरण बन गया, मिल गया। अब इस वर्ग समीकरण के जो मूल ज्ञात करेंगे वो ये संख्याएँ ही होंगी। तो अब इसके मूल ज्ञात करने का तरीका क्या है कि आप एक्स स्क्वायर, यहाँ बता रहा हूँ देखना ध्यान से, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है और अचर पद क्या है 182 है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है 182 आ रहा है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 182 इन दोनों का गुणनफल आ रहा है। अब 182 के ऐसे दो टुकड़े करना है, क्योंकि 182 के ऐसे दो टुकड़े करना है। यहाँ पर हम देखें वर्ग समीकरण में कि अचर पद प्लस का है, मतलब ऐसे दो टुकड़े करना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आनी चाहिए। अब इसको आप डायरेक्ट तो सोच नहीं सकते, तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो इसके आएंगे 182, 2 से जाएगा 9 और 1, फिर जाएगा 7 से, तो 13 7 91 और फिर 13 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे 182 का आपने गुणनखंड किए तो क्या आया 2 × 7 × 13। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जोड़ने पर ही कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसको हम लिख सकते हैं 14 और गुणित 13। तो 14 और 13 भी इसके गुणनखंड है और 14 और 13 को आप आपस में जोड़ेंगे तो 27 ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपको याद जैसे हो जाएंगे। तो इसका जो आएगा 14 और 13 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर है माइनस का ये, और 27 को आप लिख सकते हैं 14 + 13, और यहाँ पर आएगा एक्स और प्लस 182 बराबर में आपका 0। ठीक है, अब इसको और आगे हल करते हैं तो माइनस का गुणा और एक्स का गुणा कर देते हैं अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x हो जाएगा और माइनस का 13x हो जाएगा, क्योंकि कुछ टक के बाहर माइनस लगा, और ये 182 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर x कॉमन है, तो यहाँ पर x - 14 बचेगा, और यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर माइनस का 13x है तो हम माइनस कॉमन तो लेंगे, और उसके साथ साथ 13 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 इसमें भी भाग जाएगा 13 से और इसमें भी भाग जाएगा 13 से। तो यहाँ पर देखें तो ये 13 कॉमन आया, तो x और ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 14 बार जाएगा, क्योंकि हमने 182 को अभी लिखा था 14 × 13। तो 14 × 13 में अगर आप 13 से कॉमन ले रहे हैं 13 से भाग देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 14 अकेला बचा। ठीक है, या आप भाग दे के देख लीजिए। तो यहाँ पर अब एक x - 14 फिर से कॉमन है, तो x - 14 कॉमन है तो x इधर बचेगा और 13 इधर बचेगा और बराबर में आपका 0। तो इस प्रकार आपके वर्ग समीकरण के दो गुणनखंड आ गए, x - 14 और x - 13। तो यहाँ से अब x के मान निकालेंगे तो x के दो मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप निकालते हैं x - 14 बराबर आप 0 मानेंगे तो x बराबर आपका आएगा 14। ठीक है, अथवा x - 13 बराबर आप 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 13 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर 13 आएगा। अब यहाँ से x के दो मान आए हैं, एक तो आया है 14 और एक आया है 13। अब हम 14 लें कि 13 लें ये समस्या हो जाएगी, तो हम दोनों लेकर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ अगर x बराबर हम क्या लें 14 लेते हैं, तो x बराबर 14 लें तो पहली संख्या तो आपकी x ही मानी थी, तो पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 - x, मतलब 27 - 14, दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 13, यदि x बराबर 14 लें। यदि हम लें x बराबर 13 तो पहली संख्या तो x बराबर 13 हो जाएगी, मतलब पहली संख्या आपकी क्या हो गई 13 हो गई, संख्या 13, और दूसरी संख्या 27 - x, तो x बराबर यहाँ पर हमने क्या लिया, x बराबर हमने लिया है 27 - x बराबर 13 लिया, तो 13 इसमें जाएगा तो क्या बचेगा 14। तो दोनों स्थिति में पहली संख्या अदला बदला हो रही, मतलब दो संख्याएं 13 और 14 ही आ रही हैं। तो अतः करके लिख देंगे, अतः वे संख्याएं क्या क्या हैं 13 व 14 हैं। अतः वे संख्याएं 13 व 14 हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना। तो वे संख्याएं क्या 13 व 14 हैं, जिनका योग 13 और 14 27 होता है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया है, वर्गों का योग 365 है,
योग 365 हो तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है आपको। दो क्रमागत मतलब लगातार, तो जिनका पूर्णांक बताना, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान दें कि दो क्रमागत पूर्णांक है, तो एक x मान लेंगे तो एक x से बड़ा मानेंगे एक। यहाँ पर माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या है ax व एक क्या है ax व x + 1 है, क्योंकि क्रमागत है तो एक दूसरे से एक बड़े होंगे, 1 है, तो ये मान लिया। ठीक है हमने। तो इसके बाद आप ध्यान दें कि आप इसको प्रश्न अनुसार आप देखेंगे कि इन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया। तो प्रश्न अनुसार पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो पहला पूर्णांक क्या है x, तो मतलब x का वर्ग। दूसरा पूर्णांक क्या है x + 1, तो x + 1 का वर्ग, और इसका योग कितना दिया 365 दिया है। अब इस जो समीकरण बना है इसको हल करेंगे कि एक वर्ग समीकरण बनेगा, और उस वर्ग समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना है, और मूल ज्ञात करने के बाद जो मूल आएंगे वही ये पूर्णांक होंगे। तो आप देखें इसको कैसे हल करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, तो ये तो आपका हो गया x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक ही घात 2 x² प्लस 2ab मतलब 2x, और प्लस का 1 बराबर 365। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दें आप, तो x² और x² आपका 2x² हुआ, और ये आपका 2x पहले ही से है, और ये प्लस का 1 आपका है, और ये 365 आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2x² है और प्लस का 2x, और ये बचेगा 364 माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी। अब आप देखें कि ये 3 पद में हमारे सामने द्विघात समीकरण आ चुका है, लेकिन इस द्विघात समीकरण में प्रत्येक पद में 2 से भाग जा रहा है। तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों में में 2 से भाग देने पर 2 से आपने भाग दे दिया, तो ये x² बचेगा, यहाँ पर प्लस का x बचेगा, और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 182 बचेगा, और बराबर का 0। ठीक। तो यहाँ पर आपका ये समीकरण आ चुका है, और इस समीकरण को आपको फिर से गुणनखंड करना, और गुणनखंड करने का तरीका ये है कि आप 182 को, मतलब इसका गुणांक और इसके गुणांक का गुणांक करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है। अब 182 को ऐसे तोड़ना, क्योंकि यहाँ पर अचर पद माइनस का घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपने अभी तोड़ा है कि 182 को आप 14 × 13 लिख सकते हैं, और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर आपका आ जाएगा x² प्लस का 14 माइनस 13। ये 182 को हमने अभी पिछले सवाल में तोड़ा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 182 बराबर 0। ठीक है। तो आप इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 14x प्लस का 14x, क्योंकि प्लस का अंदर है, माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इन दोनों पदों में से x का मन आ रहा है, तो यहाँ पर x + 14 बचा, और ये दोनों पद दोनों माइनस के हैं, और माइनस का 13 भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये भी प्लस का, और यहाँ पर 14 बचेगा, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा, भाग देते हैं। यहाँ पर फिर x + 14 कॉमन आ रहा है, तो आपका x + 14 कॉमन है, और ये x - 13 बचा, और बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ क्या हो रहा है कि x + 14 बराबर आप 0 मानेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, -14 आएगा, x का एक मान ये आएगा, या करके आप लिख देंगे x - 13 बराबर आप फिर से 0 मानेंगे, तो x बराबर आपका प्लस का 13 आएगा। तो यहाँ पर x का एक मान ये है, और x का एक मान ये। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि x का मान एक माइनस में आया और एक प्लस में आया, लेकिन प्रश्न में आपको दिया ये है कि वो दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर ये माइनस वाला तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि हमको तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, अमान्य है ना, तो ये तो अमान्य हो जाएगा। तो x बराबर 13 आपका मान्य रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पहला पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक x बराबर आपका क्या है 13, और दूसरा पूर्णांक आपका इससे एक बड़ा x + 1, दूसरा पूर्णांक x + 1 मतलब 13 + 1 14 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको 2 पूर्णांक निकालने के लिए बोला था, तो हमने निकाल दिए, एक x बराबर 13 होगा और एक x बराबर 14 हो, x + 1 बराबर 14। अगर आप इस सवाल को चेक करना चाहें तो 13 का वर्ग आप जानते हैं कि 169 होता है, और 14 का वर्ग होता है 196। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,
और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। मतलब इनके वर्गों का जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 365 भी आ रहा है और ये दोनों क्रमागत पूर्णांक है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज दिया है और समकोण त्रिभुज में आप भली भांति जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो आप ध्यान दें। एक समकोण त्रिभुज दिया है आपको कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज मान लो क्या है ए बी और सी, और यहाँ पर जो कोण भी है वही क्या है समकोण। प्रश्न में क्या दिया है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज की ऊंचाई हम इसको बोलते हैं कि ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार ये है, तो यहाँ पर हम आधार बराबर क्या मान लेते हैं कि आधार क्या है x सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आपकी ऊंचाई होगी। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी ऊंचाई, क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर कम है। और इसका जो कर्ण है वो आपको 13 सेंटीमीटर पहले ही से दिया है। तो ये बात समझ गए। प्रश्न में क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई से, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपने ये मान लिया। अब हम लिखते हैं इसको, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, ध्यान देना यहाँ पर। माना समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं हम। तो आधार क्या है, आधार है x सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर है। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न के अनुसार लिख लिया। इसके अलावा हमको दिया है तथा कर्ण बराबर, आपको पहले ही से दिया प्रश्न में, कर्ण बराबर आपका 13 सेंटीमीटर है। ये आपने लिख लिया। ठीक है, तो ये आपको दिया है। अब आप ध्यान दें, कर्ण बराबर आपका 13 सेंटीमीटर आ चुका है, दिया है ये प्रश्न में कि कर्ण 7 सेंटीमीटर का, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं बताना, मतलब आपको आधार और ऊंचाई बताना। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब, लंब तो यहाँ पर ऊंचाई बोल दिया था, हम ऊंचाई का लिख देते हैं, ऊंचाई का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया। आप कर्ण का वर्ग क्या है, कर्ण आपका दिया 13 स्क्वायर, कर्ण का वर्ग 13 स्क्वायर। ऊंचाई आपको क्या दी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आधार आपको दिया है x स्क्वायर। अब इसको हल करके आपको एक वर्ग समीकरण बनेगा, उस वर्ग समीकरण को आप हल कर लेना। तो ये हो जाएगा 169 बराबर, ये हो जाएगा a की घात 2 प्लस 2 माइनस 2ab, तो 14x हो जाएगा, और प्लस 7 7 49 और प्लस का x स्क्वायर। अब इसको और हल करें तो ये 49 इसको इस तरफ ले आते हैं, 169 माइनस का हो जाएगा आपका 49, और बराबर में एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस का 14x। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटा के और एक्स स्क्वायर वाले पद को लिख देते हैं। 2x स्क्वायर तो ये है ही, और माइनस का 14x है। इसको घटाएंगे तो 49 में से ये घटेगा, 9 में से 9 गया 0 और 4 गया तो आपका बचा 2, 120 बचेगा। तो 120 को हम इस तरफ ले आते हैं, जो माइनस का 120 हो जाएगा और बराबर 0। अब इसमें तीनों पदों में 2 से भाग जा रहा है, तो तीनों पदों में 2 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये माइनस का 60 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, क्या हो गया, x स्क्वायर 7x और माइनस का 60 बराबर 0, क्योंकि हमने इसके दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर आप थर गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया, मतलब घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है और 60 अचर पद है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 60 आएगा। और यहाँ पर ध्यान दें कि इसको घटाने, ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 12 गुणित 5 में। किस में, 12 गुणित 5 में, क्योंकि 12 और 5 को आप घटाएंगे 7 बचेगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से आप घटा दो 5, एक्स माइनस 60
बराबर 0। तो ये आपका हल हो गया। अब इसका 12 का x का अंदर गुणा कर देंगे और माइनस का, तो माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 60 हो जाएगा बराबर का 0। ठीक, अब इसका हल आप यहाँ देख लीजिए, ध्यान दें कि आपका एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 12x 5x और माइनस 60। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आया तो x माइनस का 12 बचा। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 12 बचा। इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 12 ही बचेगा और बराबर में आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो x माइनस 12 आपका कॉमन है और x प्लस 5 बचा यहाँ पर बराबर 0। या करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ x माइनस 12 बराबर आप 0 मान लें तो x बराबर आपका क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, अथवा करके लिख देंगे या करके लिख देंगे x प्लस 5 बराबर आप क्या माने 0, तो x बराबर माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि x बराबर माइनस का 5 है वो तो अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, क्योंकि भुजा की लंबाई माइनस में रहेगी नहीं। तो यहाँ पर x बराबर मान 12 ही लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर हमने क्या माना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आधार x बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम थी, x माइनस 7 थी। x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7, ऊंचाई आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो इसको ही देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6वां थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। इससे पहले एक क्वेश्चन और अभी हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम ये 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, तो देखिए 10 मिनट तो इसमें ही लगेंगे आपके, है ना। क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है ना। एक उद्योग है बर्तन बनाने का, उसमें बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, एक विशेष दिन, मतलब एक विशेष दिन की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब एक बर्तन को बनाने में जो खर्चा है उसकी बात हो रही है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, है ना। मतलब उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन थे उनके दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या आपको और प्रत्येक नंग की लागत बताना। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न में यह दिया है कि एक विशेष दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण हुआ, तो बर्तनों की जो निर्माण लागत थी, मतलब बर्तन बनाने में जो खर्चा था वो क्या था, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक था। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो लागत है वो निर्माण किए गए बर्तनों के संदर्भ में व्यक्त की गई है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर हम प्रत्येक बर्तन की लागत क्या मान ले, लागत है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या में व्यक्त की गई। तो यहाँ पर हम निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और x मान लेंगे, x इसलिए मानना है निर्मित बर्तनों की संख्या को क्योंकि उसके पदों में हम उसकी लागत व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो हम क्या मान लेते हैं कि उद्योग में निर्मित कौन सा क्वेश्चन 6वां लिखें कि माना कि उद्योग में उस विशेष दिन की बात हो रही, तो एक दिन की बात हो रही, उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, x है। निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है। तो उस दिन कितने बर्तन बनना है, x है, x बर्तन बनना है। x मतलब 2 बनना है, 3 बनना है, 4 बनना है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि उस दिन जो बर्तन है उनकी संख्या कितनी है, x है। तो प्रत्येक बर्तन की लागत प्रश्न के अनुसार कितनी दी है, तो यहाँ पर लिखा कि प्रत्येक नंग की लागत, प्रत्येक नंग मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत, निर्माण लागत कितनी है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार आपको दिया है कि प्रश्न अनुसार क्या बताना है आपको, निर्माण लागत कितनी है प्रति नंग, प्रति बर्तन की, प्रति नंग भी लिख सकते हैं या प्रति नंग ही लिख दे रहा हूँ, है ना। प्रति नंग बर्तन की निर्माण लागत कितनी आएगी, जो बर्तनों की संख्या है, लागत बराबर यहाँ पर लिख दूँ, जो बर्तनों की संख्या है उसके दोगुने से, दोगुना हो गया,
और दुगने से कितने अधिक, 3 अधिक है, तो ये निर्माण लागत हो गई। अब हमको यहाँ पर पता चल गया कि उस दिन x तो बर्तन बन रहे हैं और जो बर्तनों के एक बर्तन को निर्माण करने की जो लागत है वो 2x + 3। अब प्रश्न में ही आपको दिया है कि उस दिन कुल 90 रुपये खर्च हुए। कुल कितने रुपये खर्च हुए, 90 रुपये हुए। तो यहाँ पर आपने ये तो छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा कि अगर एक दिन में 40 बर्तन बन रहे हैं, मान लो कितने बर्तन बन रहे हैं, 40 बर्तन बन रहे हैं, और एक बर्तन को बनाने में 8 रुपये का खर्चा है। क्या हो रहा, 8 रुपये का खर्चा। ऐसा मान लिया हमने कि एक दिन में 40 बर्तन बनना है और एक बर्तन बनाने में 8 रुपये का खर्चा है। तो आपको ये बताना है कुल खर्चा कितना है। तो एक बर्तन बनाने में 8 रुपये हैं, तो 40 बर्तन बनाने में 8 × 40 होगा कि नहीं, मतलब 320 रुपये खर्च होंगे। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर लागत निकालेंगे। आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार ये है कि आप यहाँ पर ध्यान दें कि लागत कितनी, एक बर्तन की 2x + 3 रुपये। एक बर्तन बनाने में इतने रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। 2x + 3 रुपये एक बर्तन बनाने में खर्च हो रहे हैं, और बर्तन बने कितने हैं, तो x बर्तन बने, तो x का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपकी कुल लागत निकल आई, और कुल लागत आपको 90 रुपये प्रश्न में पहले से दिए। अब इससे आप एक वर्ग समीकरण बनाएंगे, और उस वर्ग समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाएंगे तो आप यहाँ पर x का अंदर गुणा कर दीजिए। तो x का आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x², ठीक है, और प्लस का 3x, और बराबर आपका 90। समझ रहे हैं, 2x² प्लस का 3x बराबर 90। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये 2x² है और ये प्लस का 3x है, और 90 को आप इस तरफ ले आए तो माइनस का 90 हो जाएगा, और बराबर का 0। अब आपका ये वर्ग समीकरण बन गया, और इस वर्ग समीकरण को हल करके आप x का मान निकालेंगे। x का मान मतलब बर्तनों की संख्या निकालेंगे, और बर्तनों की जैसे ही संख्या निकली तो आप 2x + 3 से उनकी निर्माण लागत निकाल लेंगे। अब इसको हल करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये 2x² + 3x - 90, यहाँ पर तीनों पदों में 2 से भाग नहीं जा रहा। आप यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक आपको दिख रहा है, x² का जो गुणांक है वो 2, और x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो x का गुणांक 2 और अचर पद क्या है 2, तो 180 हो जाएगा ये गुणा। और यहाँ पर ध्यान दें कि अचर पद माइनस में मतलब घटाने पर बात होगी, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए 3, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर 15 में अगर आप 12 का गुणा करेंगे, 15 में क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, और 15 में से 12 घटा देंगे 3 आएगा। तो इसको 15 और 12 में हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें ये आपका 2x² है, और इसको हम लिखेंगे 15 - 12 और x और माइनस का 90 बराबर 0, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x², x का अंदर गुणा करेंगे तो ये तो आपका 15x हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 12x और माइनस का 90 और बराबर 0। अब यहाँ पर फिर ध्यान दें कि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका x, तो x कॉमन आया, तो यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा प्लस का 15। और यहाँ पर ध्यान दें कि ये दोनों माइनस के और इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 12x है, यहाँ पर 90x है, दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है तो 2x, और प्लस का 15 × 6 = 90 होता है, 15 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x + 15 फिर कॉमन आ रहा है, 2x + 15, और यहाँ पर बचा क्या, x - का 6 बराबर 0, ठीक है। या करके लिख देंगे यहाँ 2x + 15 बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 15/2 आएगा, और ये अमान्य है, ये क्या है, अमान्य है। अथवा करके लिख देंगे, अथवा या करके लिख दो, x - 6 बराबर 0। तो x बराबर जो आपका 6 आएगा यही मान्य है, क्योंकि बर्तनों की संख्या हमने x मानी है, और बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, ये तो आप जानते ही होंगे। बर्तनों की संख्या प्लस में ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक x का मान माइनस में आ रहा है, तो उस मान को हम अमान्य कर देते हैं, और x बराबर 6 को ही मान्य मानकर हम आगे सवाल को हल करते हैं। तो x बराबर 6 है, तो x बराबर क्या है, उस विशेष दिन बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कितनी आगे लिख देंगे, बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या x बराबर कितनी है, 6, और प्रति नग लागत कितनी आ जाएगी, प्रति नग लागत हमने कितनी मानी है, प्रश्न में दिया है आपको, लागत बराबर आपके दी रुपये 2x + 3, कितनी दी, 2x + 3 है ना। तो 2x + 3 मतलब 2, और x की अहमियत आपको 6 रखना, और प्लस का 3,
ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और प्लस का 3 और बराबर आपका आ जाएगा 15 रुपये। तो ये आपके आंसर है। ठीक है, मतलब एक बर्तन बनाने को 15 रुपये लग रहे हैं। एक बर्तन बनाने में कितने रुपये लग रहे हैं? 15 रुपये लग रहे हैं। और उस दिन बर्तन कितने बने? 6। और बर्तनों की कुल लागत, एक बर्तन बनाने में जब 15 रुपये लगेंगे और 6 बर्तन कुल बने हैं, तो इसका मतलब कुल लागत 15 गुणे 6 मतलब 15 6 90। इस प्रकार हम आंसर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हमारा प्रश्नावली 4.2 का एक ही प्रश्न बचा है और बाकी हमने सब कर लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप मेरे साथ कक्षा 10 की गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।